However, taken into consideration, those in favor will raise their hands and say aye. Those against will raise their hands and say no. No, sir, no. देखिए, वो किसी दंगे की क्लिप नहीं थी, ना ही वो शाहीन बाग की क्लिप थी, ना ही वो बेंगलोर में हुए पीसफुल प्रोटेस्ट की क्लिप थी। वो हमारे देश की डेमोक्रेसी का मंदिर कहे जाने वाले राज्यसभा की क्लिप थी, जहां पर कुछ पीसफुल पार्टीज के कुछ पीसफुल नेता, जिन्होंने टेबल्स पर चढ़कर और इवन स्पीकर पर किताब फेंककर यह साबित कर दिया कि उनका जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो किस तरीके का रहता है। सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि एग्रीकल्चर बिल को लेकर 3 फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की जाती है। आज हम उन 3 फेक न्यूज के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जो रिसेंटली एग्रीकल्चर बिल 2020 आया है, जिसको हम फार्मर्स बिल के नाम से जानते हैं और हिंदी में किसान बिल के नाम से भी जानते हैं, उसमें क्या ऐसा है जिसकी वजह से इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन असल में उस चीज के फायदे क्या हैं। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज द लिबरल पंडित और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे देश में फार्मर्स को लेकर एक बिल पास किया है जो कि एग्रीकल्चर बिल के नाम से जाना जाता है। वन नेशन वन मार्केट के नाम से भी ये जाना जाता है और मोदी सरकार ने इस बिल को बहुत तवज्जो दी है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई है दोस्तों कि जिस तरीके से देश में CAA और NRC को लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि CAA और NRC देश में आने के बाद देश के मुसलमानों को देश से बाहर जाना पड़ेगा, जिसके रिजल्ट्स में हमको ये मिला कि दिल्ली में शाहीन बाग को घेरकर देश का सबसे खतरनाक दंगा किया जाता है, जिसमें क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी और दुनिया भर की कई और पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ हमने देखा। इससे एक चीज तो प्रूफ हो जाती है कि देश में फेक न्यूज फैलाने में पॉलिटिशियंस का हाथ जरूर रहता है। देखो भैया, आपके बीच में और हमारे बीच में एक बात आप समझ लो, आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो। हम लोग गलती करते हैं, हम लोगों की सुनते हैं, हम सब कुछ जानते नहीं है, हम सीखते हैं। दोस्तों, अभी एग्रीकल्चर बिल 2020 या फिर फार्मर्स बिल के नाम से भी ये जाना जाता है, इसके बारे में 3 फेक न्यूज को फैलाया जा रहा है। सबसे पहली फेक न्यूज ये है कि किसानों की जो मंडीज हैं उनको पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा। फेक न्यूज की अगर हम बात करें तो वो ये है कि किसानों के ऊपर टैक्सेस इंपोज किए जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू, उनको और टैक्सेस देना पड़ेगा। और जो तीसरा पॉइंट आता है वो ध्रुव राठी की वीडियो से आता है, जिसमें वो ये बताता है कि जो हमारी पूरी मार्केट पॉलिसीज हैं इस बिल के पास होने के बाद वो पूरी कॉर्पोरेटाइज हो जाएगी, उसमें प्राइवेटाइजेशन पूरी तरीके से घुस जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ, तो पूरे भारत की जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कॉर्पोरेटाइज हो जाएगी, पूरी प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोग इस बिल के खिलाफ क्यों जा रहे हैं। दोस्तों, इस देश की आजादी मिलने के बाद यानी कि 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, उसके बाद जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस पार्टी ने एक बिल पास किया जिसको हम APMC के नाम से जानते हैं, जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट है। ये एक ऐसा एक्ट था जो कि 1960s में पास किया गया था। इस एक्ट के पास होने के बाद देश भर में जितने भी स्टेट्स थे, उन हर एक स्टेट्स में जितने भी शहर थे, उन शहरों में मंडियों को खोला गया किसानों की सुविधाओं के लिए। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हर एक किसान के लिए एक मंडी खुल गई और किसान आराम से वहां पर जाके अपना पूरा माल बेच सकते थे। दोस्तों, यहाँ पर मंडियों में किसानों को जगह नहीं दी गई, यहाँ पर मंडियों में जगह दी गई तो बिचौलियों को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी रही है कि उनको बिचौलिए बहुत पसंद है। जिस तरीके से डिफेंस डील में भी बिचौलिए होते थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इन बिचौलियों की वजह से स्कैम्स होते थे, लोग धांधली कर जाते। 182 लिख दे, जल्दी से जल्दी 182 लिख दे। साहब, हमने ऐसा क्या गुनाह किया है जो हमें सरकार का पूरा भाव नहीं मिलता? तुम्हारा गुनाह ये है कि तुम किसान हो। तो यही सारी चीजें यहाँ पर भी हुई। यहाँ पर जो बिचौलिए होते थे, जो कि मंडियों में बैठते थे, उनको गवर्नमेंट के थ्रू परमिट मिलता था और वो लाइसेंस्ड बिचौलिए हुआ करते थे। जब उनको परमिट मिल जाता था और वो सारे बिचौलिए मंडी में बैठ जाते थे, तो जब किसान आते थे उन्हें अपना सामान बेचने, तो वो लोग गुट बना के एक प्राइस को फिक्स कर लेते थे और बोलते थे कि इससे ज्यादा हम खरीदेंगे नहीं, इसी प्राइस पे आपको बेचना होगा। तुम्हारा गुनाह ये है कि तुम किसान हो। देखिए, चले आते हैं, बहुत ज्यादा चाहिए। किसान यहाँ पर मजबूर हो जाता था, मजबूरी में उसको अपना पूरा माल जो है उसी रेट पर बेचना पड़ता था। यहाँ पर जो मेजॉरिटी पावर थी वो सिर्फ और सिर्फ बिचौलियों के हाथों में थी और उसके बाद यही सारे बिचौलिए इन्हीं सामानों को खरीद कर प्रॉफिट कमाते थे खुद। वो लोग इसको बाहर बेचते थे, वो लोग इसको बाहर भेजते भी थे और इंडिया में बेचते भी थे और जो मेन प्रॉफिट था वो यहाँ पर बिचौलिए कमा ले जाते थे, किसानों को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता था।
तेरे पास कोई और रास्ता है? यहां पर यह ध्यान देना होगा, यहां पर किसानों को इस एक्ट में टैक्सेस भी देने पड़ते थे। सोचिए, एक तरफ जहां पर मुनाफा वो लोग कमा रहे हैं तो दूसरी तरफ यहां पर किसानों को टैक्सेस भी देना पड़ रहा है। हर तरफ से किसान घिरता गया, इसीलिए किसानों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनके पास पैसा रह ही नहीं गया था कि वो अपना कर्ज चुका सकें। लेकिन यहां पर सिर्फ वादे होते रहे कि हम अगर सरकार में आएंगे दोबारा तो हम आपके जो जितने भी लोन्स हैं वो सब खत्म कर देंगे। यही सारे लालच देकर दोबारा ये सरकारें आती नहीं और जितने भी किसान थे उन सारे किसानों को ऐसे ही लूटा गया। इन सारी चीजों के चलते बीजेपी सरकार को जब ये लगता है कि इन सारी चीजों से देश के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो वो एक एग्रीकल्चर बिल के नाम से एक एक्ट लाने की कोशिश करती है, जिसमें बेसिकली 3 एक्ट्स रहते हैं, जिसकी वजह से आजकल हरियाणा और पंजाब के जितने भी किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर्स हैं, ये वही लोग हैं और ये वही किसान हैं जो कि बिचौलिए का काम करते हैं एक्चुअली में, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये किसान है कि बिचौलिए। क्योंकि मैं बताऊं दोस्तों कि मेरी फैमिली में भी खुद ऐसे कई लोग हैं जो किसानी करते हैं, इवन प्रेजेंट में भी उनके पास आज भी ट्रैक्टर्स नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके पास खेती नहीं है, उनके पास बहुत खेती है, लेकिन फिर भी उनके पास अपने पर्सनल ट्रैक्टर्स नहीं है। और गांव में अगर आप जाएंगे तो ट्रैक्टर होना इज लाइक घर के सामने मर्सिडीज खड़ी होना। ये प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं, अपनी आंखों से देखा हुआ एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो यहां पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि ये जितने भी किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर है, तो ये वही लोग हैं जिसमें आधे से ज्यादा बिचौलिए हैं और ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सर्ड है। क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली दंगों में, शाहीन बाग में सारे लोग दोषी नहीं थे, कुछ पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट थे, कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और कुछ को पैसे देके बुलाया गया था। तो ये सारी चीजें थी और आम आदमी पार्टी जो इस समय राज्यसभा में खूब शोर मचाने की कोशिश कर रही है या फिर दिखावा कर रही है, तो उसे ये भूलना नहीं चाहिए कि दिल्ली दंगों में भी उन्हीं के कुछ प्रमुख नेता थे जो कि पीसफुल कम्युनिटीज से ही आते थे। तो उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट में बहुत बड़ा सहयोग दिया, जिसको दिल्ली आज तक भूला नहीं है और आने वाले इलेक्शन में ना ही वो इस चीज को माफ करेगा। इन सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करने के बाद मोदी गवर्नमेंट एक एक्ट लाती है जिसको हम एग्रीकल्चर बिल 2020 के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको फार्मर बिल के भी नाम से जानते हैं और इसको किसान बिल के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें हम सबसे पहले बिल की बात करें तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एक्ट आता है। ये वो एक्ट है जिसकी वजह से देश के फार्मर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मंडी तक सीमित हुआ करते थे, अब वो पूरे देश में अपना सामान बेच सकते हैं। सोचिए जरा कि आसाम में उगी हुई चाय और उत्तर प्रदेश का उगा हुआ आलू, उत्तर प्रदेश में जो उगाया हुआ आलू है वही किसान खुद चाहे तो उस आलू को महाराष्ट्र में जाके बेच सकता है, और आसाम में उगी हुई जो चाय है वही किसान खुद चाहे तो उस चाय को जम्मू कश्मीर में जाकर बेच सकता है खुद, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो सिर्फ और सिर्फ एक मंडी तक सीमित नहीं रह गया, अब उसका जो मार्केट है वो पूरे देश में खुल गया, जिसकी वजह से यही प्रॉब्लम हो रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज हो जाएगा। चीजें यहाँ प्राइवेटाइज नहीं होंगी, चीजें यहाँ खुद ब खुद फार्मर्स के कंट्रोल में चली जाएंगी, जिसकी वजह से इन्हीं बिचौलियों को बहुत तकलीफ हो रही है। यही बिचौलिए नहीं चाहते कि हमारे मंडी से किसान भागें, क्योंकि ये लोग उल्टा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे ऑर्डिनेंस की। दोस्तों दूसरा ऑर्डिनेंस कहता है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। ये वो एग्रीमेंट है जिसकी वजह से किसान जितने भी हो हमारे देश में, वो अगर किसी भी ट्रेडर को सामान बेचना चाहते हैं तो वो चाहे तो उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं कि हम इसी रेट पर आपको अपनी सब्जियां और अपना सामान बेचेंगे, और उगाई होने से पहले ही ये एग्रीमेंट हो सकता है। सोचिए जरा किसानों के ऊपर से कितना बड़ा प्रेशर हट जाएगा, इस बात की चिंता छूट जाएगी कि हमारी सब्जी उगाने के बाद कौन खरीदेगा और कितने प्राइस में खरीदेगा। यहाँ पर पहले से ही एग्रीमेंट हो जाएगा और किसानों को एकदम फ्री होकर खेती करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर किसान आराम से एग्रीमेंट कर सकते हैं। एग्रीमेंट होने के बाद जब सब्जियां उग जाएंगी, उगने के बाद आराम से एग्रीमेंट के तहत उसी रेट पर उस सब्जी को वो लोग आराम से बेच सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ पर ये फेक न्यूज आ रही है कि इस वजह से प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा। इतनी गलत तरीके से इस बिल को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को यह बताया जा रहा है कि इसकी वजह से तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, आप और ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे, आपके ऊपर और ज्यादा कर्ज आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये जो बिल आया है ये पूरी तरीके से फेवर में है फार्मर्स को, और ये एम्पावर करता है फार्मर्स को, और उनके हाथों में पूरी सुप्रीम पावर्स को मौजूद कराता है कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जिस प्राइस में चाहे, अपनी मर्जी के हिसाब से देश भर में सामान बेच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे ऑर्डिनेंस की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी ऑर्डिनेंसेस में, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा करप्शन होता था, जिसकी वजह से आम इंसान को भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कि मान लीजिए इस देश में जिस तरीके से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ कोरोना वायरस है, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है। सोचिए जरा कि अगर इस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री देश के सबसे युवा नेता राहुल गांधी होते,
तो आपकी नजर में क्या होता है इस देश की एम्पावरमेंट का, क्या होता है इस देश के एम्प्लॉयमेंट का, और क्या होता कि जिस तरीके से उनके ग्रैंडफादर्स चाइना से इतना ज्यादा प्यार करते थे, तो क्या होता कि अगर आज चाइना हम पर अटैक कर देता तो क्या राहुल गांधी इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाते, इस सिचुएशन को टैकल कर पाते? मुझे कमेंट सेशन में जरूर लिख के बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर लिख के बताइएगा। तीसरा ऑर्डिनेंस है वो है एसेंशियल कम्युनिटी ऑर्डिनेंस। ये वो ऑर्डिनेंस था दोस्तों जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और सबसे ज्यादा डिमांड भी थी। जिस तरीके से आप देखते होंगे कि कुछ टाइम में कुछ सब्जियों के रेट एकदम से बढ़ जाते हैं, कुछ टाइम में कुछ सब्जियों जो इतनी महंगी होती हैं वो सब्जियों के रेट एकदम घट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? यहाँ पर बिचौलियों का एक बहुत बड़ा गेम होता है, जहां पर ये ध्यान देते हैं वो लोग कि सब्जियों को स्टॉक में भर के रख लेते हैं और उस टाइम का इंतजार करते हैं जब तक मार्केट में उस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा हाई नहीं हो जाती। तब ये धीरे धीरे इन सारे सामानों को, इन सारी सब्जियों को रिलीज करने लगते हैं और एक हाई वैल्यू प्राइस पाते हैं उस सबसे ज्यादा लो वैल्यू कॉस्ट के प्रोडक्ट को। लेकिन यहाँ पर जो एसेंशियल कम्युनिटीज आई है, इसकी वजह से एक लिमिट तय कर दी जाएगी ताकि जो मार्केट है उसमें किसी भी प्रोडक्ट की एकदम हाई डिमांड ना पहुंच जाए, जिसकी वजह से उसके रेट पर इफेक्ट ना पहुंचे, जिसकी वजह से आम आदमी के जेब का खर्चा कम होगा और वो सब्जियां सस्ती खरीद पाएगा। यहाँ पर जो लिमिट लगा दी जाएगी उसकी वजह से जो भी स्टॉक रहते हैं, जो कि सब्जियों के बहुत बड़े बड़े गोदाम होते हैं, वहां पर सब्जियों को एक तरीके से एक लिमिट के तहत ही सब्जियों को स्टोर करके रखा जाएगा। उससे ज्यादा स्टोर कर नहीं सकते और जब ऐसा हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि सब्जियों की वही सारी सब्जियां मार्केट में आराम से आ जाएंगी, क्योंकि फिर वो सड़ जाएंगी। उससे पहले वो मार्केट में आके उनको बेचा जाएगा और एक वैल्यूएबल प्राइस में हमारी आम जनता इन सारी सब्जियों को खरीद सकेगी। तो दोस्तों ये था हमारा एग्रीकल्चर बिल 2020। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में इस एक्ट को एक बहुत ही मिसलीडिंग तरीके से पेश किया जा रहा है, वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मैं कहूंगा डिसग्रेसफुल है सरकार के लिए और इवन हम लोग के लिए भी, कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कि इतना ज्यादा मिसलीड करने में विश्वास रखती हैं, देश को इतना भ्रमित करने में विश्वास रखती हैं कि वो तो ये भी कहना शुरू कर दी थी कि चाइना ने हमारे देश की एक पूरी टेरिटरी को कब्जे में कर लिया है, एक पूरे इलाके को कब्जे में कर लिया है। तो दोस्तों ऐसी फेक न्यूज से भी दूर रहा करें और कुछ भी विश्वास करने से पहले खुद विजुअलाइज कर लें चीजों को कि एक्चुअल में चीजें थी क्या, और आर्टिकल्स को जाकर पढ़ा करें। जो ऑर्डिनेंसेस पास होते हैं उनके बारे में ब्रीफली अपनी आंखों से पढ़ा करें कि उसमें कहा क्या गया है। कुछ गलत हो तो जरूर आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, फ्री स्पीच आपके लिए है, #MeToo भी भैया आपके लिए है। तो जो आजकल हो रहा है भाई मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन ये सारी चीजों के बारे में आप ध्यान रखा करिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा वीडियो और पूरा सिनेरियो आपको पसंद आया होगा। और जो लोग मेरे चैनल द लिबरल पंडित में नए आए तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द लिबरल पंडित, कि मैं लेके आता हूं लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बहुत ही शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।